अध्याय 3 फूल और कांटा प्रश्न उत्तर कक्षा 7 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? उत्तर, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। दूसरा, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? उत्तर, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तीसरा, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? उत्तर, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। चौथा, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता में साफ साफ यही बातें कही गई हैं। प्रश्न 1, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। कविता में यही लिखा है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्रश्न 2, ये दो बातें सही हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर होते हैं, लेकिन स्वभाव अलग होता है। दोनों को एक ही देखभाल मिलती है, फिर भी वे अलग होते हैं। कविता की शुरुआत और बीच की पंक्तियां यही दिखाती हैं। प्रश्न 3 सबसे सही उत्तर है। एक खटकता है, दूसरा शोभता है। कुल की बड़ाई तब काम आती है जब व्यक्ति में खुद बड़प्पन हो। कविता में यही समझाया गया है। प्रश्न 4, बड़प्पन व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। कविता के अंत में यही संदेश दिया गया है कि अच्छे काम करने से ही सच्चा सम्मान मिलता है। अगला, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। उत्तर, प्रकृति की परिस्थितियां जैसे बादल का बरसना, हवाओं का बहना आदि सभी परिस्थितियां फूल और कांटे के लिए समान होती हैं, फिर भी इनमें स्वभावगत अंतर होता है। ठीक इसी तरह से हालात समान होने पर भी व्यक्ति स्वभाव या व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं। फूल और कांटे का प्रतीकात्मक प्रयोग कर कवि ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के स्वभाव और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह फूल की तरह सुख दे या कांटे के समान दुख। ख, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि केवल अच्छे कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति में विनम्रता, अच्छे गुण और आचरण ना हो तो कुल की बड़ाई कोई मायने नहीं रखती। राम अपने श्रेष्ठ आचरण से महान बने, जबकि रावण का विनाश अहंकार के कारण हुआ। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और व्यवहार से होती है, ना कि कुल से। अगला, मिलकर करे मिलान। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में, फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। तो आइए दोस्तों, जोड़ते हैं फूल और कांटा को उनके प्रतीकों से। तो दोस्तों, पहले जोड़ते हैं फूल को। तो फूल से जुड़ेगा दया, दूसरा अच्छाई, तीसरा सुख, अगला सुंदरता,
अगला कोमलता, अगला आनंद। और दाईं तरफ है फूल से जुड़ा परोपकार, प्रेम और प्रसन्नता। ठीक है दोस्तों, अब मिलाते हैं कांटा को। तो दोस्तों कांटा का प्रतीक है यहाँ पे स्वार्थ, और दाईं तरफ है बुराई, दुख, कठोरता और पीड़ा। तो दोस्तों ये प्रतीक हैं फूल के और कांटा के, इनको आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। उत्तर, कविता में बताया गया है कि फूल और कांटा एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, उन पर एक ही चांदनी पड़ती है, एक जैसी हवा चलती है और बारिश भी एक जैसी होती है, यानी उनके वातावरण और पालन पोषण में कोई अंतर नहीं है। ख, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया। उत्तर, फूल कोमल, सुगंधित और दूसरों को आनंद देने वाला होता है, जबकि कांटा चुभता है, हानि पहुंचाता है और कड़क स्वभाव का होता है। फूल सबको खुशी देता है और कांटा दूसरों को तकलीफ देता है। ग, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कविता का मुख्य संदेश यह है कि जन्म या कुल से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अच्छे गुण, व्यवहार और दूसरों के प्रति प्रेम से ही व्यक्ति महान बनता है। जैसे फूल सबको खुशी देता है, इसलिए पसंद किया जाता है, जबकि कांटा दूसरों को चुभता है, इसलिए नापसंद किया जाता है। घ, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, कुल या परिवार अच्छा होने से कुछ नहीं होता, अगर व्यक्ति में अच्छे गुण ना हो। जैसे रावण उच्च कुल से था लेकिन अहंकारी था, इसलिए उसका अंत हुआ। राम भी उच्च कुल से थे, लेकिन उनके अच्छे आचरण के कारण वे पूजनीय बने। इसलिए व्यक्ति की महानता उसके गुणों से होती है, ना कि उसके कुल से। ड़, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सो होता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। उत्तर, लोग हमेशा अच्छे स्वभाव, मधुर व्यवहार और दूसरों की मदद करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे लोग सबकी आंखों का तारा बनते हैं, लेकिन जो लोग घमंडी, कटु बोलने वाले और हानि पहुंचाने वाले होते हैं, उनसे लोग दूरी बनाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। अगला, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। उत्तर, अगर चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे को मिले तो वही पौधा हरा भरा और स्वस्थ होगा, बाकी पौधे सूख जाएंगे, उनकी पत्तियां मुरझा जाएंगी और वे धीरे धीरे मर सकते हैं। उनके जीवन में न ताजगी होगी न रंग। ख, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। उत्तर, अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया बहुत बोरिंग और एक रंगी हो जाती। हमें तरह तरह के फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे पत्ते और अलग अलग आकार की सुंदरता नहीं दिखती। प्रकृति की विविधता ही इसे सुंदर बनाती है। ग, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता। उत्तर, अगर कांटे ना होते तो कई पौधों की रक्षा नहीं हो पाती, जानवर और इंसान उन पौधों को नुकसान पहुंचा सकते थे। कांटे सुरक्षा का काम करते हैं, बिना कांटों के पौधे कमजोर हो सकते थे और सभी फूल भी सुरक्षित नहीं रहते। घ, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद होगा। उत्तर, तितली, मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। कांटा, मैं तो सबको चुभता हूँ, कहीं तुम्हें भी चोट ना लग जाए। तितली, अगर तुम थोड़ा कोमल बनो
तो हम साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें भी सुंदरता का एहसास करा सकती हूँ। कांटा, शायद मैं कोशिश करूं। दोस्ती से मैं भी थोड़ा बदल सकता हूँ। ड़, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित बताइए। उत्तर, मैं फूल के गुण अपनाना चाहूंगा। कोमलता, सुंदरता और दूसरों को खुशी देने वाला स्वभाव। लेकिन कांटे जैसे थोड़े गुण भी सही हैं, जैसे आत्मरक्षा और साहस। इसलिए मैं दोनों के अच्छे गुण अपनाना चाहूंगा, ताकि मैं दयालु भी रहूं और जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा भी कर सकूं। अगला, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो दोस्तों, जैसे बड़प्पन का है संतोष, उसी प्रकार है नम्रता, दयालुता, मृदु भाषिता, आदर, संयम और कर्तव्य निष्ठा। तो दोस्तों, आप इनको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। बड़प्पन। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व, गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं, उन पर एक गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते, उनके नीचे रेखा खींचिए। तो दोस्तों, जो बड़प्पन का भाव व्यक्त करते हैं, उन पर मैं गोला लगा देता हूँ। बाकी जो शब्द बचेंगे, उन पे आप रेखा खींच दीजिएगा। ठीक है। तो बड़प्पन के भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं सहनशीलता, दया, विश्वास, उदारता, विनम्रता, त्याग, संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार और सद्भावना। तो दोस्तों, जो बड़प्पन से जुड़े भाव व्यक्त करते शब्द हैं, उन पर मैंने गोला लगा दिया है, और जो बचे शब्द हैं, उनके नीचे आप रेखा खींचिएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए, यानी कि औ पे। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला, यानी तुकांत है, आदि। क, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। उत्तर, फूल और कांटा कविता में कई काव्यगत विशेषताएं हैं। तुकांत, अंत्यानुप्रास, हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला है, जैसे एक ही पालता, चांद भी डालता, एक सा बही, हमें नहीं। समास का प्रयोग, प्यार डूबी तितलियों जैसे शब्दों में समास का प्रयोग किया गया है। र वर्ण का लोप औ शब्द और का संक्षिप्त रूप है, जहां र वर्ण का लोप किया गया है। कविता की लय बनाए रखने के लिए कवि ने ऐसा किया है। अलंकार, कविता में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रतीक, फूल और कांटा मनुष्य के अच्छे और बुरे स्वभाव के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विपरीतार्थक शब्द, कविता में खटकना और सोना जैसे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। ख, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। कविता की विशेषताएं, कविता की पंक्तियां। तो आइए दोस्तों, मिलाते हैं कविता की विशेषताओं को कविता की पंक्तियों से। पहला,
एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो दोस्तों इसका है दूसरा, भौर को अपना अनूठा रस पिला। दूसरा, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका है तीसरा, फाड़ देता है किसी का वर बसन। तीसरा, प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका है पहला, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। चौथा, प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों की मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों पहला तो है इसका चौथा, है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। और दूसरा है पांचवा, है सदा देता कली का जी खिला। पांचवा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका है चौथा, है खटकता एक सबकी आंख में। दूसरा है सोहता सुरशीश पर। यहाँ खटकता और सोहता विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कविता का सौंदर्य का आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं, उन पर घेरा बनाइए। पहला है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। रजनी में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। चुने गए शब्द रजनी और चांद। क्यों? रजनी और चांद दोनों ही कविता की भाव भाषा और लय के अनुसार सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। रजनी में काव्यात्मकता है और चांद एक सुंदर व सरल शब्द है जो हर छात्र को तुरंत समझ में आता है। दूसरा, मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। चुने गए शब्द मेघ और हवाएं। क्यों? मेघ और हवाएं दोनों ही शब्द कविता में सुंदर तुकांत बनाए रखते हैं और इनका प्रयोग भी काव्य भाषा में अधिक होता है। जलद, मारुत जैसे शब्द कठिन या पुरातन लग सकते हैं। ख, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। उत्तर, रात से संबंधित शब्द रजनी, कारण काव्यात्मक शुद्ध हिंदी कविता की लय में सुंदर। चंद्रमा से संबंधित शब्द चांद, सरल सभी बच्चों को समझ में आता है। बादल से संबंधित शब्द मेघ, कारण सुंदर और काव्यात्मक। हवा से संबंधित शब्द हवाएं, कारण बहुवचन में लय मिलती है बही के साथ। विशेषण, भौर का है भेद देता श्याम तन। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात तन विशेष शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हमें बताई जा रही हैं, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य और जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं तो काला शरीर, काला हुआ विशेषण और विशेष्य हुआ शरीर, क्योंकि शरीर की एक विशेषता बताई जा रही है कि शरीर काला है, तो इसलिए शरीर विशेष्य और काला विशेषण। का नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। पहला, भौर का है भेद देता श्याम तन। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ तन की बात हो रही है और विशेषता क्या है तन की? श्याम, इसलिए विशेषण है श्याम और विशेष्य है तन। दूसरा, फाड़ देता है किसी का वर बसन। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बसन की विशेषता बताई जा रही है और विशेषता क्या है? वर। तो विशेषण हुआ वर और विशेष्य हुआ बसन। तीसरा, भौर को अपना अनूठा रस पिला। तो दोस्तों यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ विशेषता बताई जा रही है रस की, और रस कैसा है, क्या विशेषता है उसकी? कि वो अनूठा है, तो इसलिए विशेषण आया अनूठा और विशेष्य आया रस। चौथा, निज सुगंधों और निराले ढंग से। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ विशेषता बताई जा रही है ढंग की, तो इसलिए ढंग हुआ विशेष्य
और क्या विशेषता है ढंग की कि निराला ढंग है, तो इसलिए निराले हुआ विशेषण। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण और विशेष्य कैसा होता है। जैसे कि अगर आपके मन में ये आया कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे विशेष्य क्या हुआ, पढ़ाना, और विशेषता क्या है पढ़ाने की, अच्छा, तो इसलिए अच्छा हुआ विशेषण और विशेष्य हुआ पढ़ाना। ख, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। पहला फूल, तो दोस्तों इसका होगा सुंदर, हम फूल को कहते हैं सुंदर। रंग बिरंगे, हम फूल को रंग बिरंगे भी कहते हैं। दूसरा कांटा, इसका विशेषण हुआ मोटा, हम कहते हैं भाई मोटा कांटा लग गया हमें। और दूसरा विशेषण है नुकीला, हम कहते हैं अरे यार कांटा बहुत नुकीला था, तो ये भी विशेषता हुई कांटे की। तीसरा मेह, तो दोस्तों मेह का अर्थ होता है बादल। आप क्या कहते हो कि अरे बहुत ही घना बादल आ गया, तो बादल की क्या विशेषता हुई, घना। या आप ये कहते हो कि बादल तो बहुत काला है, तो काला विशेषता हुई बादल की, इसलिए काला। चौथा चांद, यहाँ पे आप ये भी कहते हो रात में अरे चांद तो आधा निकला है बस, तो आधा विशेषता हुई चांद की। और कभी आप ये कहते हो अरे पूरा चांद निकला है आज तो पूरा हुई विशेषता चांद की। पांचवा रात, तो रात को भी हम कहते हैं वाक्य में बड़ी अंधेरी रात है, तो रात हुआ विशेष्य, और क्या विशेषता है रात की कि वो अंधेरी है, तो विशेषण हुआ अंधेरी। उसी प्रकार आपको रात में डर लगता है तो आप कहते हो आज बड़ी डरावनी रात है, तो रात की यहाँ क्या विशेषता बताई गई है, डरावनी। तो इसी प्रकार ये विशेषण हुए अंधेरी और डरावनी। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। पाठ से आगे, आपकी बात। क, यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उत्तर, मैं फूल को चुनना चाहूंगा क्योंकि फूल सुंदर होता है, सुगंध देता है और सबको खुश करता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। फूल हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के जीवन में खुशबू फैलानी चाहिए। ख, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं? उत्तर, मैं अपने मित्रों की मदद करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ और उन्हें हंसाता हूँ। घर में मैं माँ की मदद करता हूँ, पापा को पानी देता हूँ और अपने छोटे भाई बहन के साथ समय बिताता हूँ। मैं और भी कई काम कर सकता हूँ, जैसे बुजुर्गों का ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना। इससे सभी खुश रहते हैं। ग, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। उत्तर, नमक और चीनी, एक खारा है और एक मीठा, फिर भी दोनों खाना स्वादिष्ट बनाते हैं। शांत और क्रोधी, कुछ लोग शांत रहते हैं, कुछ जल्दी गुस्सा करते हैं, फिर भी दोनों साथ रह सकते हैं। खट्टा मीठा, आम का अचार खट्टा मीठा होता है लेकिन सबको पसंद आता है। काला सफेद, दोनों रंग एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन मिलकर चीजों को सुंदर बनाते हैं। सुख दुख, जीवन में दोनों आते हैं, तभी हम जीवन के अनुभवों को पूरी तरह समझ पाते हैं। घ, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं, उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। उत्तर, मेरे आसपास कचरा फैला रहता है और लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते। यह एक कांटे जैसी समस्या है क्योंकि इससे बीमारी फैल सकती है और वातावरण भी गंदा हो जाता है। समाधान, हमें कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि सफाई जरूरी है। यदि हम मिलकर काम करें तो यह समस्या दूर हो सकती है। अगला सृजन। क, इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहें अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है।
आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों दी गई जगह पे आपको बनाना है, यहाँ पे आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ख, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है। उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा, यह समझाना कि उनका जीवन में क्या योगदान है। उत्तर। फूल, नमस्ते कांटे भाई, मैं सबको खुशबू और सुंदरता देता हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं। कांटा, सही है, लेकिन मैं ही हूँ जो तुम्हें सुरक्षित रखता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है। फूल, तुम चुभते हो, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। कांटा, हाँ, लेकिन जीवन में सुरक्षा और सतर्कता भी जरूरी है। सब कुछ मीठा हो ये जरूरी नहीं। फूल, तुम सही कहते हो, मैं सुंदरता देता हूँ और तुम सुरक्षा। कांटा, बिल्कुल, हम दोनों मिलकर ही पौधे को पूरा बनाते हैं। तो दोस्तों अगला है वाद विवाद, ये आप स्वयं कीजिएगा। यह वाद विवाद गतिविधि है जिसका आयोजन आपको खुद करना है कक्षा में, तो ये आप स्वयं कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। आज की पहेली। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वर्णन दिया गया है और यहाँ पे चित्र। पहला है बबूल। फूल, पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार। कांटे, लंबे और नुकीले। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों में किया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा है? ये है ये वाला। ठीक है, ये वाला है। दूसरा गुलाब। फूल विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफेद और गुलाबी। कांटे, तने पर छोटे और तीखे। विशेषता, सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों ये तो आपने सबसे पहले पहचान लिया होगा। तो गुलाब यहाँ पर है, इधर। तीसरा नागफनी। फूल रंग बिरंगे, पीले, नारंगी या गुलाबी। कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे। विशेषता, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। तो दोस्तों इसका कौन सा है? ये है ये वाला। ठीक है, ये है नागफनी का। चौथा बेर। फूल छोटे और हल्के पीले। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे। विशेषता, इसके फल खाद्य और औषधीय होते हैं। तो दोस्तों बेर का पेड़ कहाँ पर है? वो है यहाँ पे। तो इसको आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। पांचवा करौंदा। फूल छोटे, सफेद और सुगंधित। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे। विशेषता, फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। तो दोस्तों इसका चित्र है ये वाला। तो दोस्तों ये है करौंदा। छठा नींबू। फूल छोटे, सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार। कांटे शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे। विशेषता, फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधियों और खाना बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको दिख गया होगा दूर से, नींबू ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारी पहेली यहाँ पूरी होती है और इसी के साथ सभी प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। अध्याय 3 फूल और कांटा से इस कविता की व्याख्या पढ़ चुके हैं और सारांश भी पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।